हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का मॉक टेस्ट नंबर 3। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट 50-50 क्वेश्चंस के वो ऑलरेडी मैंने जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो उनका पीडीएफ भी जो है वो मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिया और वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे 3rd मॉक टेस्ट को, जो मैंने आज मॉर्निंग के अंदर जो है वो अपलोड किया था। तो अब आप इसको मैचिंग कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। लेकिन दोबारा से फिर वही बात कहूंगा, एग्जाम क्योंकि नजदीक आ गया है तो माइंड में बहुत सारी चीजें जो हमारी चलती रहती हैं कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, हाय मेरे इस स्टेज पे भी ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी, मॉक टेस्ट डालने का जो बेसिक मोटिव मेरा है वो ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन से भी जो है वो अवगत कराना, बेसिकली आपको जो है ऐसे क्वेश्चन बताना जो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या है, रेलिवेंट है। ओके, और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर अभी पेपर से पहले अगर ये क्वेश्चन आपको पता चल गए तो टेंशन मत लीजिए। अभी तक नहीं आते थे ना, बट अब तो आ जाएंगे आपको। तो कम से कम अब की बार ये पेपर के अंदर अगर उठ के आ गए क्वेश्चन तो कम से कम आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ये नहीं कि यार मेरे पेपर के अंदर मेरे तो 30 ही क्वेश्चन सही हुए, या मेरे तो 32 ही हुए, या मेरे तो 20 ही हुए। अरे कोई बात नहीं, पेपर में अगर 20 ही इस टेस्ट में अगर 20 ही सही हुए, बट कम से कम जो 30 क्वेश्चन आपके गलत हुए उनका आपको पता तो चल गया। अब एग्जाम जब होगा तो उसके अंदर कम से कम वो जो 30 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए वो तो अब नहीं होंगे। हाँ जी, तो उसको पॉजिटिविटी लेके चलिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे अब गलत हो गए तो एग्जाम में भी गलत होगा, तो ये चीज सही नहीं है। ओके, और मैं बस ये चाहता हूं कुछ भी करके हुक एंड क्रूक करके जो है वो आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो। बहुत मेहनत हम भी कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा दिन रात हम भी लगे हुए हैं बेटर क्वेश्चन ढूंढ के आपको प्रोवाइड करने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उतनी तैयारी जो है वो करेंगे। ओके, तो अगर तुम्हारा सेनापति अगर इतनी तैयारी करे तो तुम तो राजा हो भाई, क्योंकि राज तो तुमको ही मिलने वाला है, तो तुमको तो एटलीस्ट तैयारी करनी है। ठीक है ना जी सर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो मॉक टेस्ट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है क्या? क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। तो बोलते हैं लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको नीचे जो है वो 6 तरह के कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एज ए लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस के बेस पर रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड द अदर पीपल इमोशन। अगर एक लर्नर के अंदर मतलब एक बच्चे के अंदर जो है वो क्या है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो क्या करता है, वो खुद के इमोशंस को भी और दूसरे के इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा, एक्सप्रेस देयर इमोशंस स्ट्रांगली। अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो क्या आप अपने इमोशन को स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर सकते हो? सर वो तो कर सकते हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है दूसरों के जो इमोशंस है उनको प्रॉपर्ली क्या करना, समझना। तो ये आपका गलत हो गया। थर्ड, यूज द इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर। अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके क्या करना, थिंकिंग एंड बिहेवियर, चीजों को समझना और उसको अपने बिहेवियर में लेके आना। यस, गुड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ड्रिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। नहीं सर, ये इसका पार्ट नहीं है। एडजस्टिंग इमोशन टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। बिल्कुल सर, ये इसका पार्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली यही तो होती है कि आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने इमोशंस को जो है वो क्या करते हो, अडेप्ट करते हो। यस, एंड लास्ट, बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू एडवर्स डाइवर्स व्यू पॉइंट। नहीं सर, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या है, 1, 3 एंड 5 ये। चलो जी नेक्स्ट, बोला इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फेलियर यू मे लाइक टू डेवलप टेस्ट फॉर एलिमिनेटिंग दोज हु आर लाइकली टू हैव सब्सटेंशियल डिफिकल्टी इन मीटिंग द एकेडमिक गोल ऑफ टीचिंग। फॉर दिस यू नीड टू डेवलप टेस्ट विच शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द इंडिविजुअल एबिलिटी। अब आपको एक टेस्ट लेना है जिसके अंदर जो है वो आप क्या करने वाले हो, आप एबिलिटी को डिस्कस करने वाले हो या फिर एबिलिटी को प्रिडिक्ट करने वाले हो या रेडीनेस को प्रिडिक्ट करने वाले हो टू अंडरटेक द स्टडी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट सक्सेसफुली। व्हाट इज द नेम ऑफ सच टेस्ट? तो अगर ऐसा टेस्ट आपको करना है जिसके अंदर आप एस्टिमेशन, जिस टेस्ट के बेस पर आप लोग एस्टिमेशन प्रिडिक्शन लगाने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये है कौन सा, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। तो सेकंड का जो आंसर आएगा दैट इज द ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया जी, गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग दी लेक्चर्स, जो असेसमेंट आपकी की जाती है उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, फॉर्मेटिव। एक होता है समेटिव, वो तो एंड कोर्स के एंड में जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समेटिव। और ड्यूरिंग द कोर्स जो किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मेटिव। तो गोल क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का? पहले तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या, तो मैंने लिखा इट इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय द टीचर। ये एक प्रोसेस है जिसको टीचर यूज करता है एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। कब लेते हैं इसको, ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइड फीडबैक, जो अपने को क्या देता है, फीडबैक देता है टू एडजस्ट ऑनगोइंग, ताकि उस फीडबैक के बेस पर हम लोग जो है वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके हमारी ऑनगोइंग टीचिंग एंड लर्निंग को, इंप्रूव कर सके स्टूडेंट अचीवमेंट को ऑफ इंटेंडेड एजुकेशनल आउटकम, ताकि हमारे आउटकम जो है वो वैसे ही है जैसा हम चाहते हैं। तो गोल जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का वो क्या है सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो गोल है वो ये है कि हम इसके थ्रू मॉनिटर करना चाहते हैं स्टूडेंट लर्निंग को टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। अच्छा जी, चलो जी आगे। फोर्थ, करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड रिसर्च, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है किसका, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च का। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि सर साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च होते कौन से। तो साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इट इन्वॉल्व हाइपोथेसिस को बनाना, डिराइव करना प्रेडिक्शन को फ्रॉम देम एज लॉजिकल कंसीक्वेंस एंड देन कैरी आउट करना एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सच प्रेडिक्शन एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को मेकिंग करना, उसके बेस पे प्रेडिक्शन लगाना और फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करके कंक्लूजन पहुंचना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइंटिफिक मेथड। तो नीचे आपको 6 जो है करेक्टरिस्टिक दे रखे, इनमें से बताना कौन सा साइंटिफिक मेथड का करेक्टरिस्टिक है। पहला जो है वो है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म जो है इसका करेक्टरिस्टिक है क्योंकि इसमें हमको नॉलेज मिलती है, नॉलेज कम्स ओनली फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो हमारा साइंटिफिक मेथड रिसर्च है वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नेचर का, मतलब अनबायस होना चाहिए। तीसरा सिस्टमैटिक, बिल्कुल सही बात है सर, ये सिस्टमैटिक होना चाहिए। बोले तो ये स्ट्रक्चर, जो साइंटिफिक मेथड होता है रिसर्च के, वो स्ट्रक्चर्ड नेचर के होते हैं, पहले से सारी रूपरेखा डिसाइड होती है, पहले से स्टेप जो है वो पहले से क्या होते हैं, डिसाइड। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिलेशनशिप दैट इज केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एंड सो यू कैन लर्न अबाउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन प्रॉब्लम रिलेशंस बिटवीन। आगे, सिक्रेटिव होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं सर। प्रिडिक्टिव, यस, प्रिडिक्शन जिसके लिए जो है हम फ्यूचर के लिए जो है वो सर्टेन तरीके से प्रिडिक्शन लगा पाए, तो उसको बोलते हैं, वो करेक्टरिस्टिक है हमारा किसका, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 6। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है द काइंड ऑफ नंबर विच डू नॉट रिप्रेजेंट द अमाउंट। एक ऐसा नंबर, चार आप नीचे आपको 4 तरह के नंबर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करता बट काइंड बताता है, बोलते डिफरेंट क्वालिटी या टाइप या कैटेगरी बताता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, नॉमिनल नंबर। क्या बोलते हैं, नॉमिनल। ऑर्डिनल तो आपका सीक्वेंस बताता है जी, प्राइम नंबर आपका नेचुरल नंबर है जी, लेकिन जो नॉमिनल नंबर है वो बेसिकली उसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए। जैसे आपने देखा होगा इंडिया की जो टीम है उसके अंदर जर्सी होती है, जो बेसिकली जो टी शर्ट होती है, तो उसके पीछे सबके नंबर है, जैसे मान लो एग्जांपल धोनी का 1 नंबर है, सचिन तेंदुलकर का जो है वो 2 नंबर है, इस तरीके से। तो वो नंबर क्या है, बेसिकली वो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वो उनके फेवरेट नंबर है। ओके, देन दीज नंबर आर नोन एज द नॉमिनल। तो बोलते हैं इट इज लाइक ए टेलीफोन नंबर और ए प्लेयर ऑन ए टीम। नॉमिनल नंबर डू नॉट शो अमाउंट। नॉमिनल नंबर जो है वो कोई अमाउंट को या क्वांटिटी को शो नहीं करते, दे आर यूज ओनली टू आइडेंटिफाई। उनको बस इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आंसर जो आएगा 5th का, दैट इज डी। आगे बोलते हैं इन ए रिसर्च सेटिंग पार्टिसिपेंट्स में एक्ट डिफरेंटली बिकॉज दे थिंक दे आर गेटिंग स्पेशल अटेंशन। बोलता है रिसर्च सेटिंग के अंदर जो है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वे मे एक्ट डिफरेंटली, वो अलग अलग तरीके से जो है वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो सोचते हैं दे आर गेटिंग द स्पेशल अटेंशन, ताकि उनको जो है वो क्या मिले, स्पेशल अटेंशन मिले। दिस रिएक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट ग्रुप टू द स्पेशल अटेंशन रादर देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होथोम इफेक्ट। होथोम इफेक्ट। आगे आइएगा जी, अगला क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी यूज्ड एज एन असिंक्रोनस टीचिंग एड। पहली बात तो असिंक्रोनस टीचिंग एड कौन सा, इट इज ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्शन लर्निंग दैट डू नॉट अकर, जो एक साथ सेम प्लेस पर या सेम टाइम पर नहीं होते। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से, देखो स्काइप पे सेम टाइम पे कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग सेम टाइम पे है, और गूगल हैंगआउट सेम टाइम पे। लेकिन ये ब्लॉग हो गई या फेसबुक की जो पोस्ट हो गई है या ईमेल, ये आपके जो है वो पार्ट है इसका असिंक्रोनस टीचिंग एड का। तो आंसर जो आएगा 7 का, दैट इज द डी। आगे इन द टीचिंग लर्निंग कंटेक्स्ट, बोलता है टीचिंग लर्निंग कंटेक्स्ट के अंदर द रिजल्ट जो है ऑफ एन इवैल्यूएशन आर यूजफुल है टीचर्स के लिए इन ए वेरियस वे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ द टीचर। तो बोलता है इवैल्यूएशन का जो है बताओ टीचर के लिए सबसे इंपोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट क्या है। तो इवैल्यूएशन का मतलब स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना, तो उससे टीचर को बेनिफिट जो है सबसे ज्यादा जो बेनिफिट टीचर को मिलता है वो क्या मिलता है, ये प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन एंड नोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय देम। इवैल्यूएशन के जरिए अपने को पता चलता है कि हम इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएशन के जरिए प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर में होने वाली जो फ्यूचर में हमने बच्चों को पढ़ाना है उसको पहले से प्लानिंग कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर इवैल्यूएशन। प्लस में उससे हमको पता चलता है इवैल्यूएशन से कि जो हमने उनको पढ़ाया वो इफेक्टिव था या नहीं था। तो 8 का जो आंसर आएगा दैट इज द बी।
जल्दी जल्दी आगे। व्हेन ए रिव्यूअर रिव्यू, जब एक रिव्यूअर जो है वो रिव्यू करता है रिसर्च आर्टिकल को विदाउट नोइंग द ऑथर नेम, मतलब मैं एक रिव्यूअर था और मैं आपके रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू कर रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं है आपका नाम क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी जो रिव्यू है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लाइंड रिव्यू। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड रिव्यू। अब दो तरह की ब्लाइंड रिव्यू होती है, एक होता है सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू और एक होता है डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है जो जिसने आर्टिकल लिखा, ऑथर जो है उसको ये नहीं पता कि रिव्यू कौन कर रहा है, मतलब आई एम द रिव्यूअर, मैं आपके रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू कर रहा हूं, मुझे पता है आप कौन हो लेकिन आपको मेरे बारे में नहीं पता, उसको बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। बोले तो द रिव्यूअर नो, जो रिव्यू करने वाला बंदा जो है वो जानता है दैट यू आर द ऑथर, कि आप जो है वो क्या है, ऑथर है आर्टिकल के, बट यू डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ द रिव्यूअर। लेकिन आपको, क्योंकि आपने रिसर्च आर्टिकल लिखा था, आपको ऑथर को जो है रिव्यूअर की कोई नॉलेज नहीं है। और एक होता है डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड में दोनों ही अंधे हैं। इसका मतलब क्या है, ना तो मुझे आपकी नॉलेज ना आपको मेरी नॉलेज, दैट इज नोन एज द डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। यहां पे नीदर ऑथर, ना तो ऑथर नोर रिव्यूअर, ना रिव्यूअर एक दूसरे को जानते हैं। चलो जी, ये पैराग्राफ था, ज्यादा मत्था मारने की जरूरत मुझे लगता नहीं इसके अंदर है। तो आंसर सीधा 10th का डी, 11th का डी, 12th का आपका बी, 13th का आपका ए, 14th का आपका बी। चलो जी आगे नेक्स्ट। अब आए जी कोडिंग डिकोडिंग का। बोलता है अगर फेस को कोड किया HCEG देन द कोड फॉर द हाई, तो हाई का कोड बताओ क्या होगा। तो ये जो लगा इसमें +2 का जो है वो रूल लगा है। एफ के बाद एफ में 2 और जोड़ दो, तो एफ के बाद GH, ये H आ गया, ए के बाद BC, C आ गया, C के बाद DE आ गया, E के बाद FG आ गया। अब वही रूल यहां लगाना +2 का, तो H+2 J, I+2 K, G+2 I और H+2 J। तो आंसर आ गया आपका D। आगे, राम सेड टू श्याम, राम ने जो है श्याम को बोला, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। बोलता है राम ने श्याम को बोला दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉल, वो जो लड़की गुड़िया के साथ खेल रही है, इज अ यंगर ऑफ द 2 डॉटर ऑफ माय फादर वाइफ, मेरे फादर की जो वाइफ है उसकी 2 लड़कियों में ये छोटे वाली है। मेरे फादर की वाइफ मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की 2 लड़कियां मेरी कौन होगी, बहनें, मेरी बहनों में सबसे छोटे वाली तो मतलब मेरी छोटी बहन होगी। तो बताओ कि राम कैसे उस लड़की से रिलेटेड है, हाउ द गर्ल, सॉरी, कि वो लड़की जो है वो राम से कैसे रिलेटेड है। तो वो लड़की राम की क्या हो गई, सिस्टर हो गई है। कौन होगी, सिस्टर। चलो जी, मैंने बताया भी जैसे राम के फादर की वाइफ मतलब राम की कौन होगी, मम्मी, यस, उसकी 2 लड़कियां हैं तो वो राम की क्या होगी, सिस्टर्स होगी, यस। तो अब बताओ वो लड़की कैसे रिलेटेड है, चाहे यंगर हो चाहे एल्डर हो, तो वो लड़की रिलेटेड है राम से, वो लड़की जो है राम की कौन हुई, सिस्टर। आगे नेक्स्ट नंबर बताना है आपको, सीरीज देखी 12, 15, 21, 33, 57 और आगे बताना अगला नंबर जो है वो क्या होगा। तो यहां पे देखो 12, 15 कितना बड़ा, 3 के बाद फिर 15 से 21 कितना हुआ, 6, मतलब इसका क्या हो गया, डबल। क्या हो गया, डबल। फिर 21 से 33 हुआ कितना बड़ा, 12, तो क्या हो गया, डबल। फिर 33 से 57 हुआ कितना बड़ा, डबल। फिर 57 से आगे बताना है, तो 24 का डबल कितना होगा, 48। तो 57 में 48 को ऐड कर दो तो क्या निकल के क्या आएगा, 105। आओ जी आगे। बोलता है मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एज, जो मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ द, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेलियोलॉजी। क्या बोलते हैं, टेलियोलॉजी। तो टेलियोलॉजिक इसका जो है वो आंसर है। आगे, इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड एक्ट एज, वर्ड जो है वो क्या है, तो वर्ड जो है वो सिंबल के तौर पे काम करते हैं, मैंने लिखा भी है। ए सिंबल इज ए मार्क, सिंबल क्या होता है, कोई भी मार्क, कोई भी साइन, कोई भी वर्ड जो इंडिकेट करता है, सिग्निफाई करता है या अंडरस्टैंड करता है एज रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप। तो वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड जो है वो क्या है, वर्ड एक सिंबल है। आगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज ए बेसिस इन, क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज ए बेस इन, किसके अंदर क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो है बेस है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज ए बेसिस इन इंटेंसिव लिसनर फोकस। तो हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो किया जाता है तो वो उसका जो मेन फोकस है वो क्या होता है, इंटेंसिव लिसनर फोकस होता है, जो बच्चे हैं बच्चों के ऊपर फोकस होता है। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या होता है, इट टेक अवे विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये आपको जो है इक्वालिटी के प्रिंसिपल से दूर ले जाता है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इंटेंसिव लिसनर फोकस, क्योंकि जो हमारा क्लासरूम का कम्युनिकेशन है उसका मेन पर्पस ये है कि हम क्लासरूम कम्युनिकेशन करके लोग जो हैं, बोलते हो जो प्यूपिल हैं, जो स्टूडेंट है, उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। तो हमारा मेन जो फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा। आगे आओ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड, किस इंस्टेंस में डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड होगा। डिडक्टिव आर्गुमेंट का एक रूल होता है, वो क्या, अगर प्रीमाइसिस जो है वो क्या है, ट्रू है, तो कंक्लूजन मस्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो आंसर जो है इसका डी, व्हेन इट प्रीमाइसिस आर ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स, तो ये जो बात है वो क्या होगी, गलत होगी। आगे,
इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट, जो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है इंटरलाइज करने के लिए, मतलब नॉलेज गेट करने के लिए। किस चीज में मदद करता है? तो पहला मदद करता है नॉलेज को गेट करने में, बोलो हाँ जी। दूसरा मदद करता है सब्जेक्ट मैटर को समझने में, हाँ जी। तीसरा मदद करता है आर्टिकुलेशन में, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को प्रकट करने में, हाँ जी। लैंग्वेज फेलिसिटी के अंदर मदद करता है, जी हाँ जी बिल्कुल। लैंग्वेज फेलिसिटी होता क्या है? फेलिसिटी का मतलब है ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्लेजर, किसी चीज को सीख के जो अपने को मिलता है। तो लैंग्वेज फेलिसिटी का मतलब लैंग्वेज को सीखना और उसको जो है वो एक्सप्रेस करना। ये आगे नॉन रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बोलते हैं, नहीं सर रिस्पॉन्स तो देना होता है, बल्कि मॉडलिटी ऑफ रेसिस्टेंस की बात करते हैं, नो सर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1 2 3 4। आगे नेक्स्ट हम बताना आपको डी वाई जे एक्स ओ डब्ल्यू एस वी वी यू, और आगे क्या होगा? तो देखो यहाँ पे डी, ये देखो यहाँ से आप देख रहे हो यू वी, ये देखो यू, यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई, एक्स वाई जेड। तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो मतलब यू से पहले क्या हुआ? टी, तो लास्ट तो टर्म आ गया टी। अब यहाँ से देखो डी के बाद जे, तो कितना हो गया? d प्लस 6 जे के बाद प्लस 5 ओ प्लस 4 एस प्लस 3 वी, तो v प्लस 2। अब ये डिमिनिशिंग ऑर्डर में है ना, एक एक कम हो रहा है। तो अब 3 के बाद क्या होगा? 2, ठीक है। तो v के बाद w x, तो ये आ गया x। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? xt। आगे द रीजनिंग विच हेल्प इन विच वुड बी हेल्पफुल इन सीकिंग द न्यू नॉलेज। जब अगर आपको जो है एक ऐसी रीजनिंग जिससे न्यू नॉलेज अपने को गेट होती है, नया ज्ञान मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंडक्टिव रीजनिंग। और ये कैसी होती है? बोलो स्पेसिफिक से हम पूछते हैं कहां पे? जर्नल पे। आगे अगला क्वेश्चन आया, बोलता है चैलेंजिंग बिहेवियर, जो चैलेंजिंग बिहेवियर है स्टूडेंट का एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन आर, स्टूडेंट का जो चैलेंजिंग बिहेवियर है वो क्या है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, वो क्या है? तो पहली बात चैलेंजिंग बिहेवियर का मतलब क्या? चैलेंजिंग बिहेवियर इज एनी बिहेवियर दैट इंटरफेयर, चैलेंजिंग बिहेवियर कोई भी एक ऐसा बिहेवियर जो क्या करता है? इंटरफेयर करता है विद ए चाइल्ड लर्निंग, एंगेजमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन विद हर पीयर और एडल्ट। दोबारा समझना, चैलेंजिंग बिहेवियर का मतलब है जो इंटरफेयर करता है, जो आपको क्या करता है? रुकावट पैदा करता है विद ए चाइल्ड लर्निंग, जो सीखने में रुकावट पैदा कर रहा है, एंगेजमेंट में रुकावट पैदा कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन करने में रुकावट पैदा कर रहा है। किसके साथ? जब आप ऐसा कोई काम करते हो अपने पीयर्स के साथ या फिर एडल्ट्स के साथ में, तो उसको बोलते हैं हम लोग के चैलेंजिंग बिहेवियर। तो चैलेंजिंग बिहेवियर जो आता है वो किस किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? तो चैलेंजिंग बिहेवियर के अंदर जो आएगा वो आएगा जी क्या? पहला पर्पसिव चैलेंज, ऐसा होता है क्या? नहीं सर ये जानबूझ के नहीं होता। दूसरा क्रिटिकल चैलेंजेस, नो। तीसरा प्रोसीजर है। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये आता है बच्चा प्रोसीजर नहीं समझ पाता है कि बेसिकली क्लासरूम का जो है वो प्रोसीजर क्या है। फिर इवैल्यूएशन चैलेंजेस आते हैं, फिर प्रैक्टिकलिटी चैलेंजेस है और पावर चैलेंजेस है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए। आगे अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी, इनमें से दो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ईच अदर, दो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी। अब हमको पता है स्केरो पोजीशन में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कौन सी होती है? तो ए ई और ए ओ और ई आई, ये दोनों की दोनों जो है वो कौन सी है? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आपको बताना है ऑल मैन आर ह्यूमन, ए टाइप है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दूसरा सम मैन आर ह्यूमन, ये क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, आई। सम मैन आर नॉट ह्यूमन, ओ। एंड नो मैन आर ह्यूमन, ये है यूनिवर्सल नेगेटिव, ई। तो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ए ओ और एक होती है आई ई। अब यहां पे कौन कौन सी दे रखी है? आई ए ओ कौन कौन सी है? 1 and 3। तो फर्स्ट में ये 1 and 3। सेकंड देखना एक बार, आई ई दे रखे है, आई ई मतलब 2 and 4, 2 and 4 कहीं पे भी नहीं है। तो आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा जी? फर्स्ट। ये बता रखा कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वाली कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वाली डायगोनल कॉन्ट्राडिक्टरी, ऊपर वाली कॉन्ट्रेरी, नीचे वाली आई और ओ में सब कॉन्ट्रेरी, और ए आई और ई ओ के अंदर ये कौन सी होती है? सबअल्टर्न होती है। आगे जी गिवन बिलो आर द टू प्रीमियस, दो प्रीमियस यहां पे दे रखी है और 4 कंक्लूजन दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन शुड बी वैलिडली ड्रॉन, तो बताओ इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो वैलिडली क्या होगा? ड्रॉन होगा। ऑल कैट्स आर एनिमल, मैंने बना लिया, ऑल कैट्स अंदर आ गए, ऊपर एनिमल आ गया। बर्ड्स आर नॉट कैट, तो बर्ड्स को लगना लिया। पहला बर्ड्स आर नॉट एनिमल, बिल्कुल सही बात है, बर्ड्स एनिमल नहीं है। दूसरा कैट्स आर नॉट बर्ड, कैट्स और बर्ड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑल एनिमल आर कैट, ऑल एनिमल, क्या सारे एनिमल कैट है? सर सारे कैट एनिमल है लेकिन सारे एनिमल कैट नहीं है, तो ये गलत हो गया। एंड सम एनिमल आर कैट, कुछ एनिमल जो है वो कैट है, बिल्कुल है, तो ये सही हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1 2 and 4। आगे इंडक्टिव आर्गुमेंट प्रोसीड फ्रॉम, जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है वो कहां से कहां जाता है? वो जाता है आपका पर्टिकुलर से कहां? यूनिवर्सल पे। आगे अब आ गया आपका डीआई का क्वेश्चन। डीआई के क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा था 5 सब्जेक्ट यहां पे दे रखे, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडी और कंप्यूटर है। और यहां पे दे रखा है टोटल नंबर स्टूडेंट जो अपीयर हुए, फिर नंबर स्टूडेंट जो पास हुए, ये हैं जो फेल हुए। ओके, और ये है उनके मैक्सिमम
फुल मार्क्स इन द सब्जेक्ट कि पेपर जो है वो कितने मार्क्स का था। ओके, तो इसके बेस पर आपको कुछ जो है वो बातें करनी है। सबसे पहले अगर बात करता हूँ इंग्लिश में, तो देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग था तो मैंने इनको फिल कर लिया। 600 बच्चे टोटल थे, 36 फेल हुए, तो मतलब 564 पास हुए। मैथमेटिक्स के अंदर 240 पास हुए, 60 फेल हुए, तो टोटल कितने थे? 300 थे। साइंस के अंदर 300 में से 216 पास हुए, तो मतलब 84 फेल हुए। सोशल साइंस के अंदर जो है 360 में से 48 फेल हुए, तो मतलब 312 पास हुए। और कंप्यूटर के अंदर जो है वो पास हुए बच्चे 168 और फेल हुए बच्चे 32, तो दोनों को मिला दूंगा तो ये टोटल बच्चे कितने थे? 200। अब इसके बेस पर कुछ बातें करनी है आपको। ओके, सबसे पहला था जी आपका क्या, What is the difference between the number of fail student in science and the number of student pass in social? तो साइंस के अंदर फेल बच्चे कितने थे? 84। और जो एसएस के डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन साइंस एंड नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन एसएस, तो सोशल स्टडी के अंदर जो पास बच्चे हैं वो कितने? 312, और ये फेल बच्चे हैं किसके? साइंस के। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 288। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर आंसर आपका नेगेटिव आना चाहिए माइनस में। देखिए, जब डिफरेंस की बात आती है तो आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप यहाँ पर माइनस करके आपका -228 आएगा, लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। तो जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो वहां पे आप माइनस और प्लस के साइन को क्या करते हो? इग्नोर करते हो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया और बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फुल मार्क्स, इनमें से कौन सा फुल मार्क्स बताओ मैथमेटिक्स में कितने होंगे? इफ द पास मार्क्स जो है वो 35% है और उस पर्सन ने, एक पर्सन है, उसने एग्जैक्ट 70 नंबर लिया और वो पास हो गया, तो मतलब 70 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स हो गया। और ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 35% का। तो फुल मार्क्स की वैल्यू बताओ, तो 70/35 × 100 करोगे तो 200 आपके जो है वो क्या हो गए? फुल मार्क्स हो गए। आगे बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट ए स्टूडेंट कैन स्कोर इन ऑल द 5 सब्जेक्ट टुगेदर। अगर पांचों सब्जेक्ट को एक साथ लेके आए तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने होंगे? तो इन सबको जोड़ लो। तो 600 दे रखा था, 400 400 400 ये मैंने अब निकाल लिया, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2000। आगे, विच सब्जेक्ट वाज द फेलियर परसेंट द लीस्ट, किस सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चे फेल हुए, सबसे कम बच्चे फेल किस सब्जेक्ट के अंदर हुए हैं? तो आपको निकालना पड़ेगा। मैथ में 60 बच्चे फेल हुए 300 में से, एसएस में 48 बच्चे फेल हुए 360 में से, साइंस में 84 बच्चे फेल हुए 300 में से, और इंग्लिश में 36 बच्चे फेल हुए 600 में से। परसेंटेज निकालोगे सबसे कम जो है वो आएगा किसका? इंग्लिश का। आगे अब बताना व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द परसेंटेज बिटवीन द पास परसेंट इन सोशल साइंस। एसएस में जो बच्चे पास हुए और जो बच्चे मैथ्स में पास हुए, इनका डिफरेंस बताना है। देखो मेरे पास में पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने निकाल रखा है एसएस के अंदर जो बच्चे फेल हुए, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए? 13.33। 100 में से 13.33 फेल हुए, तो बाकी पास कितने हुए? 86.66। मैथ्स की अगर बात करूं, फेल कितने हुए थे? 20, तो मतलब पास कितने हुए? 80। अब यहां पे बताने इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस 86.66 माइनस में 80 करोगे तो 6.66 ये डिफरेंस आ जाएगा। मैं दोबारा बोला, जब डिफरेंस निकालना हो तो साइन को क्या करोगे? इग्नोर। क्या करोगे? इग्नोर। ओके, हाँ जी, चलो जी आगे। स्टेट द यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन आर कैटेगराइज इनटू। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कितनी कैटेगरी जो है वो यूजीसी के अंडर बनी हुई है? तो एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, एक है प्राइवेट और एक कौन सा? डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी नहीं है बट उनको यूनिवर्सिटी वाला दर्जा मिल जाता है तो उनको बोलते हैं हम लोग डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो ये आपके 4 कैटेगरी बनी हुई है, तो आंसर आएगा ए। आगे, द काउंसिल ऑफ द रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी सिचुएटेड एट, जो आपकी काउंसिल है रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी की, सिचुएटेड है कहां पे? आपके हैदराबाद में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लिखवा दिया मैंने यहां पे, ध्यान से सुनना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग दिस बॉडी वाज टू प्रमोट करना और फैसिलिटेट करना हायर एजुकेशन को इन द रूरल एरिया टू डेवलप द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पीपल। तो रूरल पीपल जो है उनकी लिवलीहुड को क्या करने के लिए और भी डेवलप करने के लिए बेसिकली ये अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है। आगे जी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश जो की गई थी इस द, वो कौन सी थी? वो थी भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। और ओपन यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने का जो जिम्मा है वो किसका है? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। आगे 1948 के अंदर किसकी चेयरमैनशिप के अंदर यूजीसी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप टू रिकंसिडर करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया, तो वो थे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। आगे ई पाठशाला इनिशिएटिव है किसका? एनसीईआरटी का। आगे बिगेस्ट हिंड्रेंस जो आपको बायोमास एज ए मेजर एनर्जी सोर्स के तौर पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसको बायोमास को एज ए मेजर एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करने में सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या है? सबसे बड़ा जो हमारा बेसिकली जो रुकावट जो है वो क्या है? वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू ग्रो ईच क्रॉप। हर क्रॉप को जो है मतलब क्रॉप्स को एनर्जी क्रॉप को ग्रो करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड की क्या है? रिक्वायरमेंट है। आगे टेराबाइट इज इक्वल टू एक टीबी जो है वो इक्वल है किसके? 1024 जीबी के। बाकी मैंने इनका माप यहां पे लिख दिया, ये जरूर करके जाना भाई, पेपर में जरूर आता है। देखो
मैंने बाइट भी लिखा, बिट भी लिखा और टिपिकल फाइल और मीडिया भी लिखा। ओके, तो एक बाइट के अंदर होता है एक्चुअल बाइट जो है वो क्या 1। ओके, 1 KB के अंदर जो है वो कितने 1024 बाइट, 1 MB के अंदर 1024 KB, 1 GB के अंदर 1024 MB, 1 TB के अंदर 1024 GB और 1 पेटाबाइट के अंदर जो है वो 1024 TB। ओके, ये इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है जी। अब बिट्स की बात करूं तो एक बाइट में 8 बिट है। 1 KB के अंदर ये आपका हो गया, इसको लर्न कर लेना। और फिर जो आपकी बाइट है वो बेसिकली वहां पे मतलब जैसे ईमेल हो गया, SMS हो गया, तो ये बाइट के अंदर होते हैं। और जो आपकी वर्ड की डॉक्यूमेंट है वो जनरली KB और MB के अंदर होती है। डिजिटल फोटो जो है वो आपकी MB के अंदर होती है। DVD आपकी GB के अंदर, हार्ड डिस्क जो है वो TB के अंदर, और जो आपका पेटाबाइट है वो डेटा कहां पे स्टोर होता है, क्लाउड के ऊपर होता है। अगर डेटा आपका PB के अंदर है, मतलब पेटाबाइट्स के अंदर है, तो इसको करके जाना जरूर। आगे अगला क्वेश्चन है, बोला अर्थक्वेक इज रेटिंग एज मेजर। एक अर्थक्वेक को मेजर बोलेंगे इफ इट्स मैग्नीट्यूड इन द रिचर स्केल, अगर इसका रिचर स्केल के अंदर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 7 और 7.9 के बीच में है। बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास ग्रेट, मेजर, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, लाइट। माइनर किसको बोलेंगे, तो माइनर किसको बोलेंगे जिसका रिचर स्केल के अंदर 3 से 3.9, लाइट किसको बोलेंगे 4 से 4.9, मॉडरेट 5 से 5.9, स्ट्रॉन्ग 6 से 6.9, मेजर 7 से 7.9 और ग्रेट कौन सा है 8 या उससे ऊपर वाला। आगे बाइनरी इक्विवेलेंट टू -23, ये आपका जो है वो डेसिमल नंबर है -23। देखो पॉजिटिव वाला तो अपना सिंपल सा होता है, आप इसको लिखो। ठीक है, आप इसका ये निकाल लो, बाइनरी वर्जन निकाल लो इसका, निकालने के बाद में और इसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे इस तरीके से हम जो है वो लिखते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है इसका। तो इसका अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर कैसे करते हैं, तो अभी बताता हूँ आपको। इसके 3 स्टेप है। सबसे पहला तो क्या, आप 23 एक बार माइनस साइन को इग्नोर करके डायरेक्टली आप 23 का जो है वो क्या निकाल लो, 23 आपका डेसिमल में, इसका बाइनरी वर्जन निकाल लो। तो मैंने निकाल लिया बाइनरी वर्जन, वो क्या है 10111। ये इसका बाइनरी वर्जन आ गया, हाँ जी आ गया। अब करना क्या है, अब इसको फ्लिप कर दो। आपका ये आंसर है 10111, इसको फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो इसको। तो 0 को 1 से, 1 को 0 से। मैं एक बार पहले आपको स्टेप दिखा दूं। स्टेप क्या है, सबसे पहला गेट द बाइनरी वर्जन, पॉजिटिव नंबर का सबसे पहले बाइनरी वर्जन निकाल लिया, यस। फिर नेगेट कर दो, फ्लिप कर दो ईच बिट इंक्लूडिंग ऑल बाय लीडिंग 0 बाय लीडिंग 0, बोले तो चेंज 0 को 1 से और 1 को 0 से, और फिर 1 ऐड कर देना उस नंबर के अंदर जो भी निकल के आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 23 था, मैंने 23 को निकाल लिया। तो बाइनरी वर्जन जो मैंने इसका निकाल लिया, पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किया। कैसे, डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हो, इस तरीके से करते हैं सर। ये 23 है तो इसको आपने निकाल लिया, तो ये गया 11 पे, रिमाइंडर कितना रह गया 1, फिर गया 5 पे, रिमाइंडर रह गया 1, फिर गया 2 पे, रिमाइंडर रह गया 1, और फिर ये 1 पे और रिमाइंडर आपका 0। तो मैंने इसको लिख लिया, ये आ गया जी मेरा, ये आ गया। अब इसको मैंने फ्लिप कर लिया, 1 को 0 से, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। अब इसके अंदर 1 ऐड कर लो तो आएगा 0 1 0 1, तो आंसर आएगा ए। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे नेक्स्ट। पीडीएफ की फुल फॉर्म बताओ। सर क्या क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है मॉडेम के रिगार्डिंग। तो मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, तो मॉडेम जो है नेटवर्किंग डिवाइस है, बिल्कुल कनेक्टर के तौर पे हम उसको जो है बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। मॉडेम में वोल्टेज स्टेबलाइजर है, नो सर, वोल्टेज स्टेबलाइजर तो स्टेबलाइजर होते हैं, तो मॉडेम कहां से हो गया। एंड मॉडेम कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को टू द डिजिटल सिग्नल में, एंड वाइस वर्सा। जी बिल्कुल सर, नेटवर्किंग में मॉडेम का यही काम है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है क्लाइमेट चेंज। पहले तो ये बताओ क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। सर क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट जो है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जो लगातार बढ़ता हुआ जो एनवायरनमेंट है अर्थ का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने इंडिया के अंदर जो है वो क्या फैल रही है, सोशल टेंशन फैल रही है। असर्शन एकदम ओके। रीजन ये बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी एक्सट्रीम वेदर की, उसकी वजह से हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसका मेजर सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, मतलब उसका सीरियस प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगातार जो है अब क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे अर्थ का पूरा जो क्लाइमेट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या, अगर बारिश टाइम पे नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बोलो सर। अगर बारिश टाइम पे नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो फूड सिक्योरिटी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब फूड जो क्रॉप्स हैं तो वो कम हो जाएंगी, क्रॉप कम होंगी तो नेचुरल बात है कि आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो दोनों बातें सही है, रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो है वो क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए।
आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर, इनमें से कौन सा कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लर्नर का। तो कोग्निटिव मतलब ज्ञान वाला कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का, वो है जी लेवल ऑफ द विजुअल लिटरेसी। लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी क्या होता है, इट इज अ एबिलिटी, ये एबिलिटी होती है जिसके बेस पर आप इंटरप्रेट करते हो, नेगोशिएट करते हो एंड मेक मीनिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द लिटरेसी विच कॉमनली सिग्निफाई द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिटन और द प्रिंटेड टेक्स्ट। तो उसको बोलता है लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। आगे, एज ए टीचर यू विश टू प्रिडिक्ट द कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल सक्सेस इन योर सब्जेक्ट। टीचर के तौर पे आप जो है वो देखना चाहते हो कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल सक्सेस इन योर सब्जेक्ट। योर मेन पर्पस, आपका जो मेन पर्पस है वो ये प्रिडिक्ट करना और आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल को हु हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट अलोंग स्पेशल लाइंस और हु आर लाइकली टू प्रॉफिट मोस्ट बाय स्पेशल ट्रेनिंग। तो आप उनके लिए कौन सा टेस्ट करोगे, अगर आपको कैपेसिटी और पोटेंशियल जाननी हो बच्चों की, तो उसके लिए आप करते हो कौन सा, एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे, अकॉर्डिंग टू द जीन पेज देयर आर, कितनी स्टेज होती हैं किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो होती हैं टोटल मिला के कितनी, चार कौन कौन सी है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। आगे, जॉन डेवे एक्सप्लेन स्कूल, उसने स्कूल को एक्सप्लेन किया, उसने स्कूल को एक्सप्लेन किया, स्कूल जो है वो क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है एंड एजुकेशन जो है वो एक फिलोसफिकल प्रोसेस है। चलो जी, और लास्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, मतलब किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले उस रिसर्च, उस टॉपिक के ऊपर जो है पहले क्या सर्वे हुए हैं तो उनको चेक करना, उनको रिव्यू करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिटरेचर रिव्यू। मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग जो है पीएचडी करना चाहोगे तो आप उसके ऊपर लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है आप उनको एक बार रिव्यू करते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या आता है, तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आएगा अंडरस्टैंड करना सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को, जी, फॉर्मेट करना रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू के बेस पर आप रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हो, यस, फाइंड आउट करते हो रेलेवेंट मेथोडोलॉजी किसको इस्तेमाल करना चाहिए, यस, डिबेट करते हैं एथिकल एस्पेक्ट पे, डिबेट नहीं होता है इस पे, हम खुद ज्ञान लेते हैं, कैरी आउट करते हैं मेटा एनालिसिस, नो सर, एंड टू आइडेंटिफाई करते हैं डेटा सोर्स कोड, और यहां से पता चलता है कि आपको डेटा सोर्स कोड क्या है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। ओके जी सर, लो जी, ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। जो थर्ड हमारा मॉक टेस्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल करेंगे फोर्थ, और 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से आपका पेपर 1 जो है पूरा एनालाइज हो जाएगा। देन फिर हम शुरू करेंगे 4 मॉक टेस्ट हमारे किसके, पेपर नंबर 2 कॉमर्स के एग्जाम से पहले। ओके, हाँ जी सर, तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो वो भी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में जो है वो कमेंट भी आए यूट्यूब के ऊपर भी, और बच्चों ने बोला कि सर हमने अपने एरिया के अंदर ट्यूशंस लगाई थी और वहां पे हमको जो है वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करी। देखिए हम लोग तो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, चाहे उनसे मिला चाहे हमसे मिला, हम दोनों ही है तो हम टीचर ही। ओके, तो हमने प्रोवाइड करवा दिया, चलो कोई बात नहीं, आपका भला होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो आप बढ़िया तरीके से उसको करो, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी जो है वो क्या हो सके, भला हो सके। ओके, हाँ जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं कल। इसका पीडीएफ मैं आज इवनिंग में जो है सोल्यूशन का पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और कल सुबह जो है वो आपको टेस्ट मिल जाएगा, हमारा टेस्ट नंबर 4 बोलते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 4, तो उसको आप सोल्व कीजिएगा और कल इवनिंग में उसकी हम वीडियो भी डाल देंगे। ओके, हाँ जी, और पेपर नंबर 2 जिन बच्चों का कॉमर्स का है तो उनको मैं बता दूं कि हमारी एक यूनिट के बस एमसीक्यू रह गए थे, वो है आपका यूनिट नंबर 6, दैट इज मैनेजमेंट एचआरएम एंड ओबी का। तो उसके एमसीक्यूज कल हम लोग जो है वो सुबह अपलोड कर देंगे, तो वो कल आ जाएंगे आपके पास में। तो पेपर 2 भी आपका कंप्लीट, देन फिर हम इसके जो मॉक टेस्ट है वो शुरू करेंगे। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।